हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। मेरे को आगे पढ़ाना था स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में जो कि है। इसके स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। देखिए, स्वतंत्रता का आशय सबसे पहले तो हम समझेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे स्वतंत्रता के अधिकार का महत्व, फिर हम समझेंगे संवैधानिक प्रावधान, उसके बाद हम समझेंगे कि उभरते मुद्दे जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, फेक न्यूज़, जीवन का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, मॉब लिंचिंग, निवारक निरोध अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राजद्रोह, मानहानि, ये सब चीज़ें मैं समझाऊंगी आपको। सबसे पहले समझते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार का आशय क्या है। देखिए, लिबर्टी और फ्रीडम दो अलग अलग वर्ड पढ़ते हैं। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो लिबर्टी की बात करते हैं, लेकिन जब आप आर्टिकल 19 से 20 में जाते हैं तो वहाँ पे राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। लिबर्टी और फ्रीडम क्या है, एक है या अलग अलग हैं, इनको समझते हैं। देखिए, असल में लिबर्टी का मतलब एक तरीके की मानसिक अवस्था से है जहाँ पर हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। यानी किसी भी तरीके का बाह्य प्रतिबंध जब नहीं होता है तो उसे लिबर्टी कहा जाता है, यानी स्वतंत्रता कहा जाता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वह उन समाजों के लिए ज़्यादा बेहतर है जहाँ पर लोगों के ऊपर वाकई किसी प्रकार की रोक टोक की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जहाँ पर व्यक्ति इतने जागरूक हैं, जहाँ पर व्यक्ति इतने नैतिक सदाचारी हैं, जिनके ऊपर बाहर से किसी प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है और वे अपने आचरण को इतने बेहतर तरीके से पालन करते हैं जिससे समाज में कोई अव्यवस्था, कोई अराजकता उत्पन्न नहीं हो पाती है, उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो खुद सही और गलत का निर्णय ले पाते हैं। इसलिए जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं, आदर्श समाज की बात करते हैं, जहाँ एक अच्छा व्यक्ति, नागरिक समाज, और जहाँ किसी बाहरी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर जब हम समाजों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समाज में जो अलग अलग लोग रहते हैं उनके व्यवहार, उनके आचरण, उनकी सोच में काफ़ी अंतर देखा जाता है। और यह जो अंतर होता है कई बार ये टकराहट का कारण बनता है। जब हमारे पास फ्रीडम है कुछ करने ताकि हम यहाँ पर कोई कार्य कर सकते हैं, तो वहीं पर हमारे सामने एक और सवाल खड़ा होता है कि हमारा जो फ्रीडम है वह कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता हो। हमारी जो मतलब स्वतंत्रता है दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित ना कर रही हो। अगर ऐसा है कि हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते करते दूसरों की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं बाहर से हमें कहीं ना कहीं बाहर से रोकने की ज़रूरत है कि आप ऐसा व्यवहार, आप ऐसा आचरण ना करें जिससे दूसरों की स्वतंत्रता प्रभावित हो। जैसे रात में मुझे गाना सुनने का मन है तो डीजे ऑन करके हाई वॉल्यूम पर सुनने लगे, लेकिन पड़ोस में जो व्यक्ति है, मान के चलो कोई उनके वहाँ हार्ट पेशेंट है तो उसे दिक्कत होगी, उसको क्योंकि नींद पर्याप्त चाहिए होती है, तो उसके लिए भी तो जीवन जीवन जीने का अधिकार है या उसके जीने की स्वतंत्रता है। लेकिन मेरी स्वतंत्रता की वजह से उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है। ऐसे में सरकार या राज्य की भूमिका केंद्रीय हो जाती है, जो यहाँ पर मेरी स्वतंत्रता पर एक ज़रूरत वाली प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है। यानी एक तार्किक प्रतिबंध हमारी स्वतंत्रता पर लगाया गया। तो जब फ्रीडम की बात की जाती है तो फ्रीडम में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का सिद्धांत आ जाता है, यानी युक्ति युक्त प्रतिबंध का सिद्धांत आ जाता है। स्वतंत्रता जब लिबर्टी के सेंस में होती है तो हम टोटल फ्री हैं, बट जब फ्रीडम में हैं तो फ्रीडम के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो दोनों में बेसिक अंतर है कि लिबर्टी मानसिक अवस्था है जहां हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, बट जब फ्रीडम की बात की जाती है तो फ्रीडम एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जहाँ पर व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। यानी अगर वह दूसरों की स्वतंत्रता हनन करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संकीर्ण अर्थों में हम क्या समझेंगे, इसका मतलब कि बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, यानी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना।
तो व्यापक अर्थ में क्या समझेंगे कि आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव कैसे, जैसे हम अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो हमें अगर कोई कार्य बेहतर तरीके से करना है, कई बार हम वो नहीं कर पाते हैं। तो हम मतलब चाहते हैं कि कई बार हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की कुछ कमजोरियां हमको रोकती हैं कुछ कार्यों को करने से। हमें बाहर की परिस्थितियां जितनी रोकती हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे अंदर की परिस्थितियां हैं। जैसे कि हम चाहते हैं समाज में अगर कोई अन्याय हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए। हम अंदर ही अंदर डरे हुए इंसान हैं, यानी हम एक डरपोका या पलायनवादी इंसान है। तो ये हमारी आंतरिक प्रतिबंध है जिसकी वजह से हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम चाहते हैं अगर कोई धार्मिक नियम, किसी धार्मिक रीति रिवाज ऐसा है जो कि गलत है, लेकिन इसके बावजूद धर्म के नियमों में इतने बंधे हुए हैं, अंदर ही अंदर इतना पूर्वाग्रह है कि हम वो कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो यह हमारे आंतरिक प्रतिबंध हैं। कई बार भय, भूख, लाचारी, अभाव की वजह से व्यक्ति वह कार्य नहीं कर पाता है जो वह करना चाहता है। इसलिए स्वतंत्रता की सही व्याख्या बोली जाती है कि आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव है, यानी ऐसे प्रतिबंध जो हमारी आंतरिक कमजोरियों के कारण हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। और ये बोला जाता है कि असल में स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य है अपनी क्षमताओं का विकास करना, ताकि हम एक गुणात्मक जीवन जी सकें। उसके लिए जो भी परिस्थितियां हमको रोक रही हैं, अगर हम यह नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकें, उसके लिए जो भी परिस्थितियां हमको कार्य करने से रोक रही हैं, तो वे सभी स्वतंत्रता में बाधक हैं। तो व्यापक अर्थ मैंने क्या बताया कि व्यापक अर्थ है आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि अपनी क्षमताओं का विकास, रचनात्मकता का प्रदर्शन, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए। इसे ही हम लिबर्टी के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरा पहलू ये है कि जब हमें स्वतंत्रता मिलती है तो स्वतंत्रता में सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में तालमेल बनाते हैं। स्वतंत्रता का आशय सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं होना चाहिए, फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता के ब्रैकेट में, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार का महत्व क्या है। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो समाज में नए विचार, व्यवहार के बारे में बातचीत ही नहीं की जाएगी। पुरानी व्यवस्था एज इट इज बनी रहेगी। हमारा समाज रूढ़िगत समाज हो जाएगा। आप सोचिए, कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे विचारों का दमन या रोकने की कोशिश की गई, उन्हें जिंदा जलाया गया। अगर इसी तरीके से समाज के सभी वर्गों को दबा दिया जाए, उनके विचारों पर रोक लगा दिया जाए, तो क्या समाज में किसी प्रकार का कोई सुधार संभव है? बिल्कुल नहीं। तो समाज में सुधार लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज के रूपांतरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी लोगों को उपलब्ध हो, क्योंकि इससे नए नए विचार या सोच आते हैं। दूसरा, अगर स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास नहीं है तो व्यक्तिगत रूप में आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के अभाव में हम अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हम अपने स्वतंत्र स्वभाव के विपरीत कार्य करना शुरू कर देंगे। हमें जो बाहरी समाज बोलेगा, हमारा परिवार, समाज, सरकार, हमें एक निश्चित तरीके के व्यक्तित्व में ढालने की कोशिश करेगी जो हम नहीं बनना चाहते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वतंत्र हों जैसा हम चाहते हैं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो क्या आप सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध कर पाएंगे? अगर आपको नीतियों और सरकार की नीतियों का विरोध करना है तो स्वतंत्रता ज़रूरी है। और अगर स्वतंत्र नहीं है तो सरकार की शक्तियाँ असीमित होती जाएंगी, राज्य और सरकारें निरंकुश होती जाएंगी, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, उनके ऊपर किसी प्रकार की जवाबदेहिता नहीं होगी। ऐसा राजनीतिक समाज या सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्वतंत्रता के महत्व को समझना है तो आप चीन जैसे देशों को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जहां हांगकांग के लोग अपने तरीके से शासन को संचालित करने की मांग कर रहे हैं।
एक अपने तरीके के जीवन को जीने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चीन की सरकार उनको दबाने का प्रयास कर रही है। तो यह अपने आप में बड़ा उदाहरण है कि कोई कैसे सरकार मतलब कैसे कोई सरकार लोगों के जीवन के तरीके या सोच बदलने की कोशिश कर सकती है। चीन उसका एक उदाहरण है। इसी तरीके से जितने भी अधिनायकवादी देश हैं, आप उन देशों में जाइए, उत्तर कोरिया में जाइए, आप इन देशों में देखेंगे कि वहाँ पर लोगों के विचारों को, लोगों के कार्यों को सरकारों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसलिए ऐसे समाज में लोगों के गुणात्मक जीवन, गुणवत्तापूर्ण जीवन में तुलना की ही नहीं जा सकती है। तो स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, व्यक्ति के क्षमताओं के पूर्ण प्रदर्शन के लिए ज़रूरी है। सामाजिक स्वतंत्रता के लिए क्या है कि नवाचारी और प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता। समाज को गतिशील बनाने के लिए आवश्यक है। सत्य पर एकाधिकार अनुचित है। मतलब आज के समय में अगर देखें तो कोई धर्म कहता है ये नियम जो धर्म के द्वारा बनाए गए हैं ये सभी लोगों को मानने चाहिए। अब मुझे लगता है नहीं, ये जो धर्म के नियम हैं इनमें जैसे सती प्रथा है, मुझे लगता है कि सती प्रथा गलत है। मैंने उसका विरोध करना शुरू किया और समाज में बहुत से जो अन्य लोग थे उन्होंने कहा आप तो धर्म के विरोधी हो गए, आप तो समाज के विरोधी हो गए हैं, और वहाँ पर हमें दबाने की कोशिश की जाए। तो वो जो सच बोल रहे हैं क्या वो मतलब क्या जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? तो मैं कहूँगी कि क्या वो मतलब गलत है इस तरीके की, क्योंकि बहुसंख्यक ये दावा करते हैं कि मैं जो भी कहूँ वो सब सही है। ठीक इसी तरीके से अगर इस्लाम में देखें तो 3 तलाक, निकाह, हलाला और के इसके पक्ष में दस्तक दिए जाएं, क्यों और किस लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर मुझे ये गलत लगता है तो क्या मुझे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन अगर मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इस तरीके की कुप्रथाएं, सामाजिक कुरीतियों में कहीं कोई बदलाव संभव ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि वही सभ्यता आगे बढ़ पाती है, वही समाज आगे बढ़ पाता है जहाँ पर सत्य पर कोई किसी का एकाधिकार नहीं होता है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि हर व्यक्ति का अपना एक सच होता है, यानी हर व्यक्ति के देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। समाज में किसी के नज़रिए को दबाने की ज़रूरत नहीं है। सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार होना चाहिए। जो बात ज़्यादा प्रभावी होगी वह सच के उतने ही करीब होगी और वहीं वहाँ पर सरवाइव करेगी। वही सच हमारा लोगों के द्वारा माना या स्वीकार किया जाएगा। सच को दबाने से यहाँ पर सच खत्म हो जाएगा। सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं है। सभी को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भिन्न भिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता, इसी से सभ्यता का विकास भी संभव है। ये था। तो यदि आपने मतलब किसी ने भिन्न विचार बोला और आपने उसके खिलाफ मारपीट, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप खुद सच के दुश्मन हैं। जिसे आप सत्य मानते हैं वो आप सत्य के खुद मतलब दुश्मन है। आपको वहाँ क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, सामने वाला गलत बोल रहा है, तो उसका तरीका है कि तर्कों के जरिए आप प्रमाणित करने की कोशिश कीजिए कि आप क्यों सही है। वहाँ पर केवल आप ये कह दीजिए कि नहीं मैं सही हूँ, सही के पीछे क्या तर्क है, आप शांत हैं, मौन है तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि जवाबदेह सरकार और सक्रिय नागरिकों के लिए आवश्यक है। यदि स्वतंत्रता है तभी जो है नागरिकों के द्वारा सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध संभव है। स्वतंत्रता के अभाव में निरंकुशता और मनमानापन देखा जाएगा। आधुनिक समय में स्वतंत्रता का महत्व बढ़ा है। तो आज आप सोचिए कि आपका जो जीवन है उस जीवन में क्या बदलाव आया है। आज से कुछ साल पहले तक हमारा जो जीवन था बाहरी रोक टोक था, दखल से बहुत आज़ाद था, लेकिन बाहरी रोक टोक या दखल से मतलब बहुत ज़्यादा आज़ाद था। मतलब हमारे जीवन में कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं था कुछ सालों पहले तक। कब तक? जब तक सरकारें ही हमारे जीवन में दखल करती थी, आपकी निगरानी सरकारें करती थी। ठीक है, कानून व्यवस्था के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सरकारें निगरानी करती थी, गलत नहीं था। लेकिन हाल के समय में हमारे जीवन का विस्तार हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कल तक जिसे हम प्राइवेट लाइफ कहते थे, जहाँ बाहर के लोगों का रोक टोक नहीं था, आज उसी निजी जीवन का दायरा बढ़ चुका है।
और यह निजी जीवन सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। फेसबुक पर देख सकते हैं आप, इंस्टा पे देख सकते हैं आप कि हमसे चीज़ें जो भी मतलब जुड़ी चीज़ें सार्वजनिक हो रही हैं, सुबह दोपहर शाम आप क्या मतलब कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी इन निजी सूचनाओं के आधार पर बहुत से लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे आजकल साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है। फेसबुक के जरिए नकली आईडी बनाकर आपके रिश्तेदारों मित्र से पैसे की मांग की जाती है और कई जगहों पर वो सफल भी हो जाते हैं और आप एक बहुत बड़े धोखेबाजी के शिकार भी बन जाते हैं। आज आपके जीवन के इतनी तेज़ी के साथ आयाम बढ़ रहे हैं कि आपके जीवन में और भी बहुत सी निजी क्षेत्र की संस्थाओं का दखल बढ़ चुका है। आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ज़रिए इसी तरीके के तमाम जो ऑनलाइन साइट्स हैं, तो इन ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए कंपनियां आपके बारे में काफ़ी कुछ प्रेडिक्ट कर सकती हैं। आपकी शौक या रुचि क्या है, आप किन चीज़ों को बार बार वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं या परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके बारे में एक राय बनाकर आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर हैं, वो आप लोगों को गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। आप लोग कहाँ कैसे जाते हैं, सभी सूचनाएं भी कहीं ना कहीं इन कंपनियों, निजी कंपनियों के पास आते हैं। इन सब के बावजूद आप ये सभी सर्विसेज डायरेक्टली नहीं पा रहे हैं। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये कोई खुद कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं। ये तो केवल यहाँ पर मीडिएटर हैं। ये कहीं दूसरी जगह से सामान उठाकर आप तक पहुँचा रही हैं। ओला, उबर जैसी कंपनियों के पास खुद की गाड़ियाँ नहीं हैं, बट इसके ज़रिए आप लोगों को कहीं भी पहुँचाया जा रहा है। इससे आप निजी जीवन में इससे आपके निजी जीवन में जो है दखल बढ़ रहा है और इससे काफ़ी आपकी गोपनीयता भी प्रभावित हो रही है। आज व्हाट्सएप के चैट को आसानी से रिट्रीट किया जा सकता है। मैसेज, ईमेल, फेसबुक को कई बार हैक कर लिया जाता है। इसके ज़रिए आपको सार्वजनिक रूप से बदनाम या ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। इसलिए आज के समय में स्वतंत्रता का महत्व बढ़ रहा है। हमने क्या बताया कि आधुनिक समय में स्वतंत्रता का महत्व बढ़ा है, व्यक्ति के जीवन का दायरा भी बढ़ा है, व्यक्ति के जीवन में अतिक्रमण भी बढ़ा है। जैसे सोशल मीडिया, एग्रीगेटर, सेवा प्रदाता, अमेजन, फ्लिपकार्ट मैंने बताया। फिर कहता है गोपनीयता का उल्लंघन भी होता है। इससे विकल्प की स्वतंत्रता भी सीमित होती जाती है। तो कई बार ये कंपनियां जैसे ऐसे एग्रेसिव विज्ञापन बनाती हैं कि आप उनके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, आप उलझते जाते हैं। जैसे मान के चलो कि जो आपके में चलता है उसी तरीके का एक मैसेज आया कि 15 दिनों में 15 किलो वेट कम कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को रीड करके जो है इनके पास जो सूचनाएं हैं, आपने सुना होगा फेसबुक के जो सूचनाएं या डाटा हैं वो लोगों को लीक कर दिए जाते हैं। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज एनालिटिका से सूचना आई थी, आपकी जो भी सूचनाएं हैं वो निजी कंपनियों के पास जा रही हैं और उन्हें मालूम चल रहा है कि आपकी एज ग्रुप क्या है, आपको क्या चाहिए। उसी तरीके का कंज्यूमर कैंपेन है और जो है उसी तरीके के विज्ञापन बनाती हैं जिससे आप उनके उस विज्ञापन में फंस सकें। तो आपका विकल्प सीमित हो रहा है, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है कोई और डिसाइड कर रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो वर्तमान युग पोस्ट ट्रुथ एरा के रूप में देखा जा रहा है। पोस्ट ट्रुथ एरा का क्या है कि आज हम एक ऐसे जीवन युग में रह रहे हैं जहां सच की पहचान कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। आप बताएं कि यहाँ पर जितने भी मीडिया चैनल्स हैं एक ही घटना के अलग अलग व्याख्या करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हाथरस के मामले में आपने क्या राय बनाया, आपने कौन सही कौन गलत क्या सोचा। सुशांत केस में सुशांत ने सुसाइड किया, मर्डर हुआ, क्या ये कोई क्लियर बोल सकता है? नहीं। क्या रिया चक्रवर्ती की कोई भूमिका थी या नहीं थी? आखिर दीपिका पादुकोण को क्यों बुलाया गया, सारा अली खान को क्यों बुलाया गया, ये सब क्या रहा? क्या उनका इस केस से कोई लेना देना है या नहीं, वो गलत है या सही है? आज के इस समय में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अलग अलग चैनल अलग अलग बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसके दावे पर उसका दावा कुछ और कहा ही नहीं जा सकता है। सीए के खिलाफ विरोध भारत में बड़े स्तर पर देखने को मिला। उस दौरान जो विरोध करने वाले लोग थे और सरकार के बीच झड़प हुई, कई जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई। इनमें अगर कोई दावे के साथ पूछे कि कौन सही है और अगर आप अगर बोलेंगे कि तो आप अपने पूर्वाग्रह के आधार पर बोलेंगे, यानी अगर आप सरकार के समर्थक हैं तो बोलेंगे कि सरकार सही थी, इनमें फॉरेन फंडिंग
होती थी, इनके द्वारा यहाँ पर हमले किए गए, तब तो सरकार को वहाँ कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन अगर आप विरोध करने वाले उनके तर्क के आधार पर देखेंगे तो कहेंगे कि तो हम तो मासूम थे, हमने तो कुछ किया ही नहीं। आपको वो वीडियो फुटेज भी दिखाया जाएगा जहाँ पर पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई। आप कंफ्यूज, आपको मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि ये पक्ष सही है या अगला पक्ष सही है। कोई निष्कर्ष आप निकाल ही नहीं पाएंगे। ये पोस्ट ट्रुथ एरा कहा जाता है, जहाँ पर सच की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फेक न्यूज़ या मिथ्या सूचना जिसको कहते हैं का प्रचलन काफ़ी बढ़ा है। कई न्यूज़ आई कि इंडिया में लव जिहाद बढ़ गया है, तो आप उस तरह सोचने लगेंगे। यदि कहीं न्यूज़ आई कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है, तो आप उस तरह सोचने लगेंगे। जो लोग जैसा सोचना मतलब चाहिए, उनको इन फेक न्यूज़ के माध्यम से सोचने पर वो बाध्य प्रेरित उनको किया जा रहा है। जैसा सोचना चाहें वो लोग, एक खास किस्म की वैचारिकी निर्मित करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग साधनों से। मीडिया, सोशल मीडिया, बड़ा समाज भी है। एक वो हमारा मीडिया है जो हमें बताने की कोशिश करता है कि हमारा समाज अब बस खत्म होने वाला है। हमारी सरकार से भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है, हमारे संविधान से खराब कोई संविधान या सरकार नहीं है। दूसरा बताने की कोशिश करता है कि ऐसी न सरकार कभी आई थी और न कभी आएगी। समाज में इतना राम राज्य आ चुका है, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां फेक न्यूज़ के ज़रिए हमारे विचारों को प्रभावित किया जा रहा है, और ये हर कोई कर रहा है। हम यहाँ अगर किसी एक पक्ष में बोलें तो ये कहना गलत होगा। यह कहा जाता है कि चयनात्मक तरीके से किसी चीज़ को सही, किसी चीज़ को गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर हमारे विचारों पर मैनिपुलेशन किया जा रहा है। तो विचारों की स्वतंत्रता हमारी क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। तीसरा पहलू, आधुनिक समय में स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक प्रवृत्ति देखी जा रही है। उदारवादी राज्यों की संख्या, यानी नॉन लिबरल, यानी अनुदारवादी, यानी जो उदार नहीं है ऐसे समझ लीजिए, नॉन लिबरल गवर्नमेंट बढ़ा है। आज के समय में सरकारें सत्तावादी हो चुकी हैं, यानी सरकारें चाहे वे अमेरिका और चीन या सऊदी अरब या भारत की हों, सरकारों का चरित्र बड़ी तेजी से बदल रहा है। और जहाँ पर सरकारों के साथ लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों के विचारों, कार्यों आदि को रोकने या दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में एक नया खतरा स्वतंत्रता के सामने इन अनुदारवादी सरकारों या राज्यों के साथ भी है। जैसे वर्तमान वेस्ट बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, मतलब वर्तमान के थोड़े समय की पहले की बात है, कार्यकर्ताओं द्वारा अभी आंदोलन किया गया। वेस्ट बंगाल की सरकार द्वारा लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया। तो बोला गया कि वेस्ट बंगाल लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं करने दे रही है, और उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया। जब दिल्ली में भी यही चीज़ हुई, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं होने दे रही है। तो जब यही चीज़ राजस्थान में हुआ तो कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया गया कि आप यहाँ लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो एक नए तरीके का दौर है जहाँ पर राज्यों के द्वारा भी इस तरीके के खतरे देखे जाते हैं कि जो अपने विरोधी हैं उनको कैसे दबाया जाए। ये प्रवृत्तियाँ भी बढ़ चुकी हैं। तो विश्व में अनुदारवादी राज्यों या सरकारों की प्रवृत्ति देखी जा रही है। लोगों के विरोध को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगला हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आर्टिकल 19 केवल नागरिकों के लिए है, ना कि गैर नागरिकों के लिए। आर्टिकल 19 के एक के का में बोला गया है कि बोलने का अधिकार है। खा में ही बोला गया है कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है। गा में इसी तरीके से कहा गया। फिर घा में कहा गया है कि भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अंगा में इसलिए कहा गया है कि निवास और बसने की स्वतंत्रता है। और जो है छा में कहा गया है कि कहीं भी कारोबार करने का अधिकार है। तो 19 का 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, इस तरीके के हैं। तो इनमें जो ठीक है ना, इनमें जो स्वतंत्रता 19 के 1 में दी गई है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी वैसे तो वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, लेकिन उस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है वो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। ठीक है ना।
तो आप बेयर एक्ट में देख सकते हैं आर्टिकल 19 के 2 में या 19 के 2 में कहा गया है कि खंड एक के उपखंड का की कोई बात और का में क्या दिया हुआ है, का में दिया हुआ है कि वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को, जैसे का में दिया है कि वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वतंत्र का, फिर खा में दिया है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का, गा में दिया है संगम या संघ बनाने का, घा में दिया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, अंगा में दिया है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, छा में दिया है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार का या कारोबार करने का अधिकार। तो 19 के 2 में कहा गया है कि खंड एक के उपखंड का की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन में प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। ठीक है ना। और फिर कहा गया कि आपको सम्मेलन की स्वतंत्रता है, लेकिन कब सम्मेलन नहीं करना है, तो 19 के 3 में बताया गया है कि खा में मतलब 19 के खा में कहीं 19 के 1 के खा में कहा गया कोई भी अधिकार का प्रयोग मतलब एकता, संप्रभुता, लोकहितों, लोक व्यवस्था के हितों में युक्ति निर्बंधन जहाँ कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है या वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। इसी तरीके से आपको 19 के 4 में कहा गया है कि समुदाय, सहकारी समाज बनाने का अधिकार तो है, लेकिन जो है प्रतिबंध लगाता है। 19 का 4 कहता है कि भारत की एकता, संप्रभुता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्ति निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन में प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। इसी तरीके से आपको भारत में कहीं भी आने जाने या निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन 19 के 5 में उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है कि उक्त में घा और अंगा की कोई भी बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में किसी एसटी के हितों यानी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, यानी कि कोई ऐसी विधि जहाँ तक रोके उसको करती है वहाँ तक उस प्रवर्तन में प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। फिर इसी तरीके से कहा गया है 19 के 6 में भी बात कही गई है कि उक्त उपखंड की कोई भी बात जो है 6 क्या कहता है हमको कि ये व्यापार, उपजीविका, वृत्ति मतलब की स्वतंत्रता है। उक्त के उपखंड की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। इस तरीके की बात की गई है। कोई व्यक्ति और उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने के लिए आवश्यक व्यक्ति के तकनीकी अर्हताओं से या राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों को पूर्णतः भागता वर्जन करके अन्यथा चलाए जाने से। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया, मैंने भी बेयर एक्ट का बताया, मैं भी आपको इसको पढ़ाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, आप लोग ये ना समझिए, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में इसी तरह बता रही हूँ। तो इसके बाद में आर्टिकल 20 है। अभी मैं समझाऊंगी, ना समझिएगा कि 19 खत्म हो गया, इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाला, बहुत आगे जाएगा। आर्टिकल 20 में क्या है कि यानी अगर किसी ने अपराध किया है और वह दोष सिद्ध हो गया है तो इस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाने की बात करता है आर्टिकल 20। काफ़ी प्रतिबंध हैं, आप उसमें देख सकते हैं, बेयर एक्ट में पढ़ सकते हैं, वरना आप कहें तो मैं पढ़ के भी आपको सुना सकती हूँ कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भाग नहीं होगा जो उसे अपराध के लिए समय प्रतिरोधी अपराधी आरोपित की जा सकती थी। ठीक है ना। इसी तरीके से हैं
एक से बार अधिक अभियोजित नहीं दंडित किया, एक से बार मतलब अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। और स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने खिलाफ गवाही दो। आर्टिकल 21 क्या है? जीवन के अधिकार की बात करता है, प्राणक दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 में दिया गया है ना, तो उसमें भी कहा गया है कि आपको अपने जो विधि द्वारा आप उसके प्राण या किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 21 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे वो बंद करेगा। फिर आर्टिकल 22 आ गया कि कुछ दशाओं में आपकी गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण देने की बात की गई है। इसी तरीके से कि 2 हैं इसमें ना, तो उसमें बात की गई है। आप बेयर एक्ट से चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना हम आपको पढ़ के भी सुना सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए गए बिना अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अपनी रुचि के विधि व्यवसायी परामर्श और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट, ये दूसरा है, न्यायालय आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम उसके जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। तो अब देखिए आर्टिकल क्या है 19 है। आर्टिकल 19 क्या है? 6 इसमें मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई हैं आर्टिकल ए से जी में, और जो है वो 19 के 2 से 6 में क्या कहा गया है? युक्तियुक्त प्रतिबंधों की बात की गई है। तो हम पहला अगर देखें कि वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 का 1 का ए, ठीक है ना। तो इसका अर्थ अगर हम देखें तो क्या निकलता है कि अपने विचारों या भावनाओं को सार्वजनिक करना, इसे लिखित, मौखिक, सांकेतिक, चित्रात्मक या कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो देखिए थोड़ा समझते हैं। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कि हम अपने विचारों को सार्वजनिक कर सकते हैं, मतलब अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। हमें सरकारों की कोई नीतियां अगर गलत लग रही हैं, हम उसे सार्वजनिक मंचों पर बोल सकें। अगर हम कोई हमें मतलब कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो भी हम उसे सार्वजनिक मंचों पर बोल सकें। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब यहाँ जो हम विचारों को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, तो इसे हम कैसे पहुँचाएं? तो ये हमारे अभिव्यक्ति के तरीके पर निर्भर करता है। अभिव्यक्ति का तरीका मतलब आप अपने विचारों तक, दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई बोलकर यानी मौखिक रूप में अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाए, हो सकता है कि कोई लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाए, तो हो सकता है कि कोई कार्टून बनाकर पहुँचाए। बिना ये सब किए केवल एक काली पट्टी बांध कर भी अपने विचारों को मतलब नीति का विरोध कर सकता है। राष्ट्रीय ध्वज उत्साह के साथ फहराने का मतलब है कि अपने देशभक्ति के विचारों को प्रदर्शित करा, यानी अभिव्यक्ति के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। तो हमें अपनी बातों को सार्वजनिक करने का भी अधिकार होना चाहिए और उन तमाम अभिव्यक्ति के साधनों के जरिए अपनी बातों को हमें दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब न्यायपालिका का स्वतंत्रता के अलग अलग तरीकों में अलग अलग निर्णय दिए गए हैं। तो न्यायपालिका ने कहा कि विभूषण केस में कहा, इंडियन कोल केस में कहा, न्यूज़ में कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19A के तहत वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित अधिकार माना है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) के ए में निहित है, लेकिन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार लिखित है? किसी भी आर्टिकल में ऐसा नहीं है, डायरेक्टली नहीं लिखा है, बल्कि निहित है, इनहेरेंट है, मतलब लिखा तो नहीं है लेकिन उसका अर्थ ही लगाया जा सकता है। तो क्या प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किसी अनुच्छेद में लिखा है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम बोलेंगे नहीं। क्या उसमें निहित है? मतलब अगर हम बोलें क्या प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किसी अनुच्छेद में निहित है, तो हम बोलेंगे हाँ, 19 के ए में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता।
तो मैंने आपको बताया कि इस पे कुछ न्यायिक निर्णय आए हुए हैं। न्यायिक निर्णय मैंने कहा कि आए हुए हैं। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित स्वतंत्रता, देखिए प्रेस की स्वतंत्रता में क्या क्या आप एरो देख के लिख सकते हैं। इस पे क्या क्या केस थे। साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, इंडियन एक्सप्रेस वाद, बेनेट कोलमैन वाद। उद्योगपति नवीन जिंदल ने एक मुहिम चलाई। भारत में अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। तो आपत्ति की राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कोई निजी व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो यह मामला गया कोर्ट में। नवीन जिंदल का पक्ष था कि ये हमारी वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि इसमें ये निहित है, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, शामिल है कि अगर मेरे अंदर देशभक्ति की भावना है और मुझे उसे अभिव्यक्त करना है तो अभिव्यक्त करने का एक तरीका राष्ट्रीय ध्वज फहराना हो सकता है। इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो नवीन जिंदलवाद में क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। अगला क्या है कि केरल में कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे। ये बच्चे ईसाई धर्म के अजोवा समुदाय के थे। तो स्कूल में जब प्रेयर कराई जा रही थी तो प्रेयर करने से मतलब मना कर दिया। तो टीचर ने प्रिंसिपल से कंप्लेन करी। बच्चों ने कहा कि ये हमारे धर्म की नहीं है, हमारे धर्म के समुदाय के खिलाफ है, क्योंकि यह मान्यता है कि केवल अपने ही धर्म में भगवान की उपासना करना है और बाकी किसी की उपासना नहीं करना है। तो अपने धार्मिक विश्वास के कारण प्रेयर करने से मना कर दिया। इसको स्कूल प्रशासन ने अपने अनुशासन के उल्लंघन के रूप में देखा और तीनों बच्चों को रेस्ट्रिकेट मतलब कर दिया। तो हाई कोर्ट गए। इन बच्चों के पिता केस के नाम मतलब था उसमें बिजोइक इमैनुअल, मतलब इस तरीके का कुछ केस था। तो न्यायालय ने कहा कि स्कूल प्रशासन के द्वारा इनके खिलाफ गलत कार्रवाई की गई, क्योंकि इन बच्चों ने प्रेयर का अपमान नहीं किया, क्योंकि सभी लोग खड़े हुए तो थे, मतलब वो भी खड़े हुए थे, सम्मान में खड़े हुए, लेकिन अपने धार्मिक विश्वास के कारण वो मौन रह गए, प्रेयर नहीं की। तो इसलिए यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा, जिस प्रकार हमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, यानी लोगों के सामने कहने का अधिकार है, उसी तरीके से हमें अपनी भावनाओं पर चुप रहने का भी अधिकार है। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों मतलब स्वतंत्रता है कि अपने को कहने का और मौन रहने का, दोनों चीज़ें उसमें निहित है। मौन रहना भी अभिव्यक्ति का ही एक तरीका है। तो यानी वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ केवल ये नहीं है बोलना, बल्कि चुप रहना भी अर्थ है। तो मौन धारण करने की स्वतंत्रता भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। बिजोय इमैनुअल वाद में किस आर्टिकल के तहत ये किस में आता है, आर्टिकल 19 का 1 का ए। तो मतलब अब ध्यान रहे, कहीं चुप हैं, कोई बोले बोल क्यों नहीं रहे, कह दो भाई स्वतंत्रता का अधिकार है, नहीं बोलना है वाक और व्यक्ति की। तो वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता में उसकी नकारात्मक अभिव्यक्ति अर्थात मौन रहना भी शामिल है। हालांकि ये नकारात्मक अभिव्यक्ति है। सूचना का अधिकार भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। ये PUCL वाद में कहा गया। क्या कहा गया ये देखते हैं। PUCL वाद में कहा गया कि अगर हमें अपनी बातों को अभिव्यक्त करना है तो अभिव्यक्ति करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उसके बारे में कोई सूचना हो। RTI बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सूचना के विचार बनेंगे कैसे। सरकार के बारे में अगर हमें कोई नज़रिया बनाना है तो हमें पता तो हो कि सरकार ने काम मतलब क्या किया है, कहीं पर कोई सड़क बना रहा है, कितना पैसा आया गया, ये अगर हमें जानकारी होगी तब तो हम सरकार के बारे में कोई राय बना पाएंगे। तो किसी भी उम्मीदवार को मत ना देने का अधिकार है, नोटा। ये भी PUCL वाद में कहा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला है, ये दूसरा है। तो लोकतांत्रिक देश में सरकार के प्रति आपकी क्या राय है, उसको अभिव्यक्त करने का सबसे तरीका मत देना है। तो हमारा मताधिकार भी अभिव्यक्ति का एक तरीका है। इसका जो नकारात्मक अभिव्यक्ति है, मत ना देना। हमें कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, हम किसी को मत नहीं देना चाहते हैं, वह भी हमें अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया कि नोटा का भी आप ऑप्शन दीजिए। फिर अगला आया, ईरा सिंघल ने अपने फेसबुक वॉल पर किसी बड़े राजनेता के संबंध में कुछ टिप्पणी कर दी। इसके बाद उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो न्यायालय ने कहा, अगर किसी के खिलाफ कोई गंभीर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं है, ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अपने को अभिव्यक्त करना का हमारा अधिकार है, जिसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। कहा यह गिरफ्तारी अवैध है या असंवैधानिक है। धारा के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
नहीं मतलब प्रतिबंधित किया जा सकता है, स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तो ऑनलाइन अभिव्यक्ति का भी अधिकार है, श्रेया सिंघलवाद में कहा गया। फिर अगला आया, जम्मू कश्मीर में देखा गया कि 2 माह से ज़्यादा का समय हो गया है, वहाँ इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद थी। इंटरनेट सेवाएं बंद होने के कारण वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर गलत प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट कोई लग्जेरियस चीज़ नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। अब समाज इतना तेज़ी के साथ बदल चुका है कि हर एक सुविधा आप इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ तक कि जो पहले ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। और ऐसे समय में अब अगर इंटरनेट कहीं पर प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वहाँ के लोगों के लिए इससे बड़ी त्रासदी का विषय और क्या हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर में 2 माह से नेट बंद के मामले में न्यायालय ने कहा आर्टिकल 19 के एक के तहत कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, क्योंकि इसके जरिए यहाँ पर लोग अपने विचारों भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो कुल मिलाकर इंटरनेट की जो पहुँच हमारी है वह हमारा एक तरीका है, यह भी आर्टिकल 19 के 1 के तहत वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। तो इंटरनेट की पहुँच का अधिकार भी सोचिए शामिल है, जम्मू और कश्मीर के संबंध में कहा गया। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अभी जो आपको पढ़ाया है आर्टिकल 19 का 1 का ए पढ़ाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के 2 की बात करेंगे, तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कल, क्योंकि अब इतने में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा जितना मुझे पढ़ाना है। इसके आगे थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना आया तो प्लीज़ रिपीट कर लीजिए मेरा जो लेक्चर है, भले से ऑडियो हो कर लीजिए रिपीट, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक्चुअली वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं रहता है कि अपना सब वीडियो इतना टाइम नहीं रहता, थोड़ा सा टाइम का इशू है, इस वजह से मैं ऑडियो बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है समझ में ना आया, आप ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। हालांकि वो बात अलग है कि प्रभावशाली तरीके से नहीं है उतना, तो कोई बात नहीं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 19 के 2 के साथ में। अभी तक मैंने जो ख़त्म किया आर्टिकल 19 का 1 ख़त्म किया, उसका ए पार्ट हालांकि ख़त्म किया हमने, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें शामिल है इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भी शामिल है, ऑनलाइन अभिव्यक्ति का अधिकार भी शामिल है, उम्मीदवार को मत ना देने का अधिकार भी शामिल है, सूचना का अधिकार भी शामिल है, मौन धारण करने का अधिकार भी शामिल है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, खुश रहिए, देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू।